हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एथिलीन ग्लाइकॉल के अंतर्गत हमारी मुख्य बिंदु रासायनिक गुण, उसके उपयोग, अगला मुख्य बिंदु में ग्लिसरॉल, उसकी बनाने की विधि का विस्तृत चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सबको पता है एथिलीन ग्लाइकॉल हमने बनाने की विधि में इसके सामान्य सूत्र वगैरह सब चर्चा कर चुके हैं। पुनः इसकी सामान्य सूत्र के बारे में चर्चा करें। CH2OH, CH2OH इसका सूत्र होता है। इसे एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, या इसको IUPAC नामकरण देखते हैं तो ये 1,2-डाइहाइड्रोक्सी एथेन ये कहलाता है। ठीक है, इसमें मुख्य बिंदु रासायनिक गुण, रासायनिक गुण एथिलीन ग्लाइकॉल की रासायनिक गुण नंबर पहला, फास्फोरस ट्राइहैलाइडों की अभिक्रिया। पहला फास्फोरस ट्राइहैलाइड, ये जो सूत्र होता है फास्फोरस ट्राइहैलाइड कहते हैं, है ना। वास्तविक में हम इसको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहेंगे, है ना। चाहे तो हम जो हिंदी का शब्द होता है फास्फोरस ट्राइहैलाइड ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फास्फोरस ट्राइहैलाइड की अभिक्रिया बच्चों, फास्फोरस ट्राइहैलाइड में PCl3 आता है, PI3 आता है, PBr3 आता है। ये सब फास्फोरस ट्राइहैलाइड कहलाता है। हमने इसमें रिएक्शन PCl3, इसका तात्पर्य है PCl3 का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ देखते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र होता है CH2OH, CH2OH। इसकी क्रिया किससे करा दें? फास्फोरस ट्राइहैलाइड PCl3 या PBr3, कोई भी रख सकते हो आपने, है ना। PCl3, PBr3, PI3, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल, है ना। इसका अभिक्रिया कराते हैं सीधा सीधा, तो CH2Cl और CH2Cl देख रहे हो, CH2Cl, CH2Cl, ये दो Cl, या इसको आप ऐसे करें, यहां पे OH रहता है। अब देखिए, एक OH जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है, अभी कितने Cl बचा है? 2 Cl, है ना। तो ये POCl बन के अलग निकल जाएगा और HCl बन के निकल जाएगा, अर्थात 1, 2 और इसके साथ 3 Cl निकल जाएगा। निकला? बिल्कुल, है ना। पुनः PCl3 का अभिक्रिया होता है, तो क्या बनेगा? CH2Cl, CH2Cl। अब इसका हम नामकरण देखें, 1,2-डाइक्लोरो और 2 कार्बन है तो एथेन कहलाएगा ना। नाम क्या हो जाए इसका नाम? 1,2-डाइक्लोरो एथेन, 1,2-डाइक्लोरो एथेन। अब आपको ऐसा लग रहा है इसका क्या नाम होना चाहिए? ये देखिए 1-क्लोरो, ठीक है, 1-क्लोरो और 2 कार्बन वाला है एथेन, 2 कार्बन वाला एथेन, 1-क्लोरो, 1-क्लोरो एथेन। ये PCl3 के साथ अभिक्रिया, या हम इसको ये कहें फास्फोरस के ट्राई हैलोजन के साथ में अभिक्रिया। दूसरा और देखते हैं, CH2OH, CH2OH
ये किसका सूत्र है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। PBr3 फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, ठीक है, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड PBr3 की अभिक्रिया करते हैं। तो जिस प्रकार से यहां बना था CH2Br CH2OH, पुनः PBr3 की अभिक्रिया कराते हैं तो CH2Br CH2Br। इसका नाम जिस प्रकार 1,2-डाई क्लोरो था, यहां क्या हो जाएगा? 1,2-डाई ब्रोमो एथेन बन जाएगा। इस प्रकार से पहला हमारी रासायनिक अभिक्रिया फास्फोरस के ट्राई हैलाइड के साथ अभिक्रिया संपन्न हुआ। नंबर दूसरा अभिक्रिया देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया। हाइड्रोजन क्लोराइड दूसरा, हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या कहते हैं बच्चों? HCl, है ना, HCl की अभिक्रिया CH2OH धन HCl, ये जब अभिक्रिया करेगा इस प्रकार से देखिए, CH2OH किससे क्रिया करा रहे हैं हम? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, HCl के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए HCl के साथ में अभिक्रिया होता है तो गर्म करते हैं लगभग 160 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे, क्या निकल जाएगा बच्चों? H2O। कैसे? देखिए ये और ये H2O निकल जाएगा, ये Cl कहना चाहिए कहाँ जुड़ जाएगा? इस कार्बन में जुड़ जाएगा, अर्थात CH2Cl और CH2OH। इसका क्या नाम होगा? क्या हो सकता है ये इसको कहते हैं एथेन या एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन कहते हैं, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। पुनः इसमें HCl की क्रिया कराते हैं, HCl की निश्चित रूप से अभी 160 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किए हैं, ये अब क्या हो जाएगा? अधिक टेम्परेचर लग जाएगा, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे गर्म करेंगे तो पुनः क्या निकलेगा? जल के एक अणु निकल जाएगा, पानी जिसको कहते हैं, CH2Cl CH2Cl धन H2O। अभी क्या नाम हो जाएगा इसका नाम? 1,2-डाइक्लोरोएथेन होगा ना, 1,2-डाइक्लोरोएथेन। इसका जो अंग्रेजी में मैंने नाम लिखा है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना, ये एथिलीन आसानी से समझ में आ सकता है आपको, और ये क्लोरोहाइड्रीन CHLORO क्लोरो HYDRINE हाइड्रीन, ठीक है। आप हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, ये है ना, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन प्राप्त होता है। इस प्रकार HCl की क्रिया होती है। तीसरा अभिक्रिया, कोई भी कार्बोनिल यौगिक, बच्चों आप लोग जानते हैं कार्बोनिल समूह किसको कहते हैं? C+O। ये C+O किसी भी एल्किल या एरिल समूह के साथ जुड़ता है तो ऐसे यौगिक को, ऐसे कार्बनिक यौगिक को क्या कहेंगे? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो हमारा तीसरा रासायनिक अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया।
तीसरा कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया या अभिक्रिया। ये मैंने अभी बताया कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं ना, तो ये CH2OH CH2OH ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है ना। इसकी क्रिया किससे करा दें, कार्बोनिल यौगिक से। तो कार्बोनिल यौगिक किसको कहेंगे, जिसमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो। उदाहरण के लिए आपको बताऊं एसिटिक अम्ल है ना, उदाहरण के लिए आपको बताऊं एल्डिहाइड है ना भाई, अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये ईथर है, ये सब कहना चाहिए क्या कहलाता है, कार्बोनिल समूह कहलाता है। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम कोई भी एल्डिहाइड ले लें। चलिए CH2OH CH2OH, एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड ले लें, एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO है ना, CH3CHO देख लेते हैं। ये CH3 है और ये C है, ये H है और डबल बॉन्ड O। देखिए CH3CHO इसको हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड। इस एसिटल्डिहाइड की क्रिया हम एथिलीन ग्लाइकॉल से कराते हैं। अब बच्चों कार्बोनिल समूह यहाँ पे कहाँ कौन सा है, तो हम C डबल बॉन्ड O जो समूह होता है, ग्रुप होता है, इसी को कहते हैं कार्बोनिल समूह। इसकी अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में होगा तो क्या बनेगा, देखें ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और H2O कहने का तात्पर्य है पानी बन के निकल जाएगा, एक अणु पानी बन के निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, CH2O CH2O फिर H2O बन रहा है तो CH2O बचेगा है ना, बिल्कुल बचेगा O। देखिए ये सब ये बन गया ऐसे, O दिख रहा है वहां पे, तो ये सीधा कहना चाहिए डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड हो गया ये वाला, और एक कार्बन से दोनों जुड़ जाएगा निश्चित रूप से। तो ये कार्बन एक साइड CH3 और दूसरे साइड H, ये एक प्रोडक्ट बना, इसको हम चक्री कहते हैं। दिख रहा है आपको चक्री है ना, चक्री एसिटल कहते हैं। क्यों एसिटल कहते हैं, क्योंकि एसिटल्डिहाइड से प्राप्त हुआ है। चक्री एसिटल, चक्रीय एसिटल, ये चक्री यौगिक या चक्री एसिटल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं दूसरा कार्बोनिल समूह वाला यौगिक, जैसे एसीटोन लेते हैं जिसको कीटोन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं CH2OH CH2OH क्या है बच्चों, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। इसकी अभिक्रिया किससे करा दें हम, एसीटोन से। एसीटोन का सूत्र क्या होती है, CH3COCH3, उसको इस प्रकार लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप जो है प्रश्न कर सकते हैं, सर ये डबल बॉन्ड लगाए हैं, सिंगल बॉन्ड हो तो नहीं चलेगा, डबल बॉन्ड क्यों लगाए हैं? बताओ, चलो आप बताइए। आप बता रहे हैं कार्बन की संयोजकता 4 है सर, है ना, वही बता रहे हो ना, बिल्कुल है ना, बहुत बढ़िया है ना। कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए हमने इसमें 2 बंध या द्विबंध स्थापित किया है। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, मतलब कैसे गिन लेंगे, 1 2 3 और 4। कहीं भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। देख लीजिए इस कार्बन की संयोजकता पूरा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कैसे, देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन और 1 बंध, 4 हो गया बच्चों, बिल्कुल है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको कि यहाँ पे डबल बंध द्विबंध क्यों। कई बार क्या होता है ऐसे भी लिख देते हैं, देखो ये
O बिना बंध लगाए। इसका तात्पर्य क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बंध हैं? 2 बंध उपस्थित है ना, इसलिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो C डबल बॉन्ड O, इसकी अभिक्रिया कराते हैं। अब इसका नाम क्या हो गया? एसीटोन कहते हैं इसको, एसीटोन। ए भी प्रोटॉन दान करेगा और जिस प्रकार उसमें पानी के एक अणु निकला है, यहां भी पानी के एक अणु निकलेगा, H2O। क्या बन जाएगा बच्चों? CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड O, सीधा सीधा कार्बन से जुड़ जाएगा। ऐसे देखिए कार्बन और दोनों तरफ CH3 CH3। जैसे ये चक्री एसीटल बना, ये कीटल कहलाता है। क्या कहलाएगा? कीटल, है ना, चक्री कीटल कहते हैं, कीटल। ये कार्बोनिल यौगिक से अभिक्रिया हो गया। रासायनिक गुण तीसरा नंबर। चौथा रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। ऑक्सीकरण। क्या देखते हैं? ऑक्सीकरण। यस, चौथा, जिसको अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण। बच्चों, जब भी ऑक्सीकरण होता है, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। और निश्चित रूप से जहां भी ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकारक माने ऑक्सीकरण कराने वाला ऑक्सीकारक उपस्थित होता है। तो CH2OH, CH2OH, ये क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका हम क्या करने जा रहे हैं? ऑक्सीकरण करने जा रहे हैं। तो ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। नवजात ऑक्सीजन को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। क्लियर है? और कोई भी ऑक्सीकारक HNO3, इसको हम कॉन्सेंट्रेट या सांद्र लिखते हैं। ये HNO3 का नाम क्या होगा? बता सकते हैं? चलो बताइए, आप बताओ। HNO3 का क्या कहेंगे नाम? बढ़िया, आपका जवाब है नाइट्रिक अम्ल। बहुत बढ़िया, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं इसको। तो नाइट्रिक अम्ल क्या हो गया? इसमें ऑक्सीकारक हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। तो इस ऑक्सीजन सीधा सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? CH2OH, CHO, है ना। देखो CH2OH और CHO, देख लो बच्चों, C ये H और ये O, और ये दोनों जो है H2O पानी बन के निकल रहा है ना, CHO ऋण H2O। अब मुझे ये बताइए, CHO क्रियात्मक समूह होता है। किसका क्रियात्मक समूह होता है? एल्डिहाइड का। तो निश्चित रूप से ये क्या बना? एल्डिहाइड बना। नाम क्या होगा? ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, है ना। क्या कहेंगे इसको? ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ये अब ग्लाइकोलिक क्यों कहते हैं बच्चों? इसको ग्लाइकॉल भी कहते हैं, लिखा है ना ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल से एल्डिहाइड जो प्राप्त होगा, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड कहलाता है। अभी ऑक्सीकरण संपन्न नहीं हुआ है, पुनः नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकारक यहाँ पे मौजूद है, अर्थात एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? मैं पूर्व कक्षा में, पूर्व कालखंड में बता चुका हूं, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है। तो निश्चित रूप से यहाँ CH2OH और नीचे COOH। देखिए बच्चों, COO और H, COOH अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है, मालूम है ना? बिल्कुल ठीक है। तो अम्ल का क्रियात्मक समूह COOH है। तो अब इसको क्या नाम होगा? ग्लाइकोलिक एसिड।
ग्लाइकोलिक एसिड या अम्ल कहलाता है। ये ग्लाइकोलिक अम्ल है ना। तो इस प्रकार से ये ग्लाइकोलिक अम्ल प्राप्त हो गया है ना। आगे पुनः इसका अभिक्रिया कराते हैं। ऑक्सीकरण, अम्ल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा आपको? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखते हैं क्या एल्डिहाइड, CHO COOH एल्डिहाइड प्राप्त हो गया, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड है ना। पुनः इसका ऑक्सीकरण करते हैं नवजात ऑक्सीजन से, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बन गया। यही तो है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। इस प्रकार ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होता है। ये सामान्य विधि HNO3 ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। आइए देखते हैं आगे कोई दूसरे ऑक्सीकारक, जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्या होता है। आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख रहे हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पहला अभिक्रिया ये हो गया ऑक्सीकारक HNO3 की उपस्थिति में। उसी प्रकार कोई दूसरा ऑक्सीकारक अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में देखते हैं तो क्या होगा। दूसरा CH2OH CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल की ऑक्सीकरण होगा। कितना? नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में। नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसके 3 अणु लेते हैं और कोई भी अम्लीय KMNO4 इसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। बिल्कुल, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। 3 अणु लिए हैं इसके, क्या बन जाएगा? 2 अणु फार्मिक अम्ल बनेगा। देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 2 और 2 4। यहां हाइड्रोजन 4 है कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो निश्चित रूप से और हाइड्रोजन होगा। अभी 4 हाइड्रोजन वहां गया है, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 2, 1 और 1 2 कार्बन यहां भी है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 4। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 और 3 5। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन बचा और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा? H2O, जिसको क्या कहेंगे? पानी या जल कहते हैं ना। तो इसको फार्मिक अम्ल कहते हैं। फार्मिक अम्ल कहते हैं। फार्मिक अम्ल मिल गया हमको। तीसरा ऑक्सीकरण करने जा रहे हैं। ये तीसरा ऑक्सीकरण कोई दूसरे ऑक्सीकारक ले लेते हैं, जैसे पर आयोडिक अम्ल। पर आयोडिक अम्ल का सूत्र होगा HiO4 है ना। CH2OH CH2OH। ये एथिलीन ग्लाइकोल का क्या करें? ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन पे। ऑक्सीकारक HiO4 पर आयोडिक अम्ल HiO4। इसका जब ऑक्सीकरण होगा सीधा सीधा तो क्या बन जाएगा? HCHO। कितने अणु? 2 अणु। इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसमें फार्मिक अम्ल बना और पानी। देखते हैं पानी बचा नहीं। 2 2 4 और 2 6। बिल्कुल 2 2 4 5 और 1 6। क्लियर है? बिल्कुल है ना। क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ हमको। इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। प्रश्न परीक्षा में ये आता है ग्लाइकॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले उत्पाद का रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, या ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है ना। तो आपको ये तीनों जो माध्यम है, तीनों जो है 3 नंबर का आता है प्रश्न, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला अभिक्रिया निर्जलीकरण।
निर्जलीकरण, पांचवा, देखिए निर्जली मतलब होता है जल के अणु का निकलना, जिसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो निर्जलीकरण किस में कर देते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल में। CH2OH, CH2OH। निश्चित रूप से कोई भी निर्जली कारक की उपस्थिति में जल के अणु निकलता होगा। क्या ले लें? निर्जल ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ये निर्जली कारक है ना, ये निर्जली कारक है। आप क्या कर देते हैं? इसको हीट कर देते हैं तो पानी के एक अणु निकल जाएगा और क्या बच जाएगा? चलिए ठीक है, पानी निकाल देते हैं, H2O। यहां से चलो H2O निकल गया, ये अब क्या बच जाएगा? देखिए CH3 होगा, फिर CHO बनेगा, मतलब CH3CHO। इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये निर्जलीकरण कहलाता है। ये पहला विधि हो गया, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। अगला निर्जलीकारक लेते हैं, इसको टेम्परेचर में उच्च तापमान पे गर्म करते हैं। चलिए नंबर 2, CH2OH, CH2OH। ये उच्च टेम्परेचर लगभग 500 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे क्या करते हैं? इसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो क्या प्राप्त होगा? CH2, फिर CH2 और O, ये यहां से जुड़ जाएगा, धन H2O, CH2 अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे? CH2 और एक O और H2O निकल गया अलग, इसको हम कहते हैं एथिलीन ऑक्साइड। क्या कहेंगे? एथिलीन ऑक्साइड कहते हैं। ओके, यस, एथिलीन ऑक्साइड बन गया। हम उच्च तापमान पे उसको गर्म करें तो। अगला तीसरा विधि देखते हैं, सांद्र H3PO4, जिसको फास्फोरिक अम्ल कहते हैं, उसकी उपस्थिति में हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखें तीसरा को इधर लिख देता हूं मैं, तीसरा निर्जलीकरण, CH2OH, CH2OH, सांद्र H3PO4, ये फास्फोरिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फास्फोरिक अम्ल कहलाता है ना। और इसके दो अणु ले लेते हैं। चलिए दो अणु में हम ऐसे ले लेते हैं, ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग लिख दें? आप लोग बताओ, इससे समझ जाएंगे, है ना। दो अणु ले लिए CH2OH के, CH2OH के दो अणु, और सांद्र H3PO4 निर्जली कारक ले लिए, तो हमें सीधा सीधा डाई एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। निश्चित रूप से यहां भी पानी के एक अणु निकलेगा, तो डाई एथिलीन ग्लाइकॉल कैसे बनेगा? CH2OH, CH2, CH2OH, CH2। देखो मैं ऐसे कर देता हूं, CH2OH, CH2OH, फिर एक और CH2 है ना, बिल्कुल, CH2 और O। एक ग्लिसरॉल बोलता हूं, एक ग्लाइकॉल पूरा है, दूसरे ग्लाइकॉल के अणुओं में H2O निकल गया है, तो जिस प्रकार से यहां पे ये बना था वैसे दिख रहा है वहां पे CH2O, है ना। इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? एथिलीन। कौन सा? डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, डाई एथिलीन
ग्लाइकॉल कहते हैं, और पानी का एक अणु निकल गया। इस प्रकार से इसका निर्जलीकरण होता है। आगे देखें, चौथा और होता है, मैं मिटा के चौथा निर्जलीकारक बताता हूं। चौथा निर्जलीकरण है ना, के चौथा विक्रिया, एथिलीन ग्लाइकॉल के 2 अणु पुनः लेते हैं, है ना, और सांद्र H2SO4, ये भी क्या है, निर्जलीकारक होता है, याद रखिएगा, निर्जलीकारक है, हीट करते हैं। 2 अणु कैसे ले लें बच्चों, इस प्रकार से CH2 CH2 और ये OH और ये OH। आपको लग रहा है ये ग्लाइकॉल जैसे, एथिलीन ग्लाइकॉल, CH2H सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। ये दूसरा अणु ले लेते हैं, CH2 OH OH, हो गया, माने इसके कितने 2 अणु हो गया, 2 अणु। इसको हम किसके साथ, सांद्र H2SO4 माने सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो पानी के एक अणु निकल जाएगा और एक चक्रीय यौगिक बन जाएगा, जिसको डायक्सेन कहते हैं। कैसे चक्रीय यौगिक, देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड एक ऑक्सीजन से जुड़ा, ये सिंगल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ गया, धन H2O। देख लो बच्चों, ये ठीक है, H2O यहां, ये इस प्रकार से, ये है ना, H2 सॉरी, इसमें दो हो गया, ऐसा नहीं है ना, ये दोनों OH और यहाँ के एक H से जुड़ जाएगा, तो H2O, ठीक है। ये दोनों 2 अणु पानी के निकल गए और एक चक्रीय यौगिक प्राप्त हुआ, इसको डायक्सेन कहते हैं, डायक्सेन, ये डायक्सेन प्राप्त हो गया। ये है रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार से हमारा अगला मुख्य बिंदु उपयोग, एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग कार में, मोटर में और ट्रक वगैरह में, जो माने इंजन जो होता है उसमें रेडिएटर के रूप में उपयोग करते हैं। रेडिएटर में क्या उपयोग होगा, एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा उपयोग है प्रेस्टोन के रूप में। अब ये प्रेस्टोन क्या है भाई, हिमकारी द्रव, ठंडा करने वाले द्रव के रूप में होता है। तीसरा है विलायक के रूप में। विलायक मतलब जो घोलता है, किसको घोलेगा, ये तेल को, वसा को, मोम को, तो विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अगला है नाइट्रोग्लाइकॉल, जो होता है बच्चों, क्या होगा, वो विस्फोटक होता है। विस्फोटक मतलब, है ना, समझ रहे हो, विस्फोट करने वाला होता है, कौन सा, नाइट्रोग्लाइकॉल जो कहलाता है वो। और तीसरा है रेशे में संश्लेषित करने के लिए, जो रेशा होता है ना, फाइबर्स, उसको बनाने के लिए होता है। अगला टेरिलीन बनाने में होता है, इस प्रकार से उसका उपयोग है। अगला हमारा मुख्य बिंदु ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल का जो सामान्य सूत्र है, ग्लिसरॉल, ये इसका सामान्य जो सूत्र है CH2OH, CHOH और CH2OH, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं, ठीक है।
अब इस ग्लिसरॉल कैसे बनता है, या इसका आईपीसी नाम 1 2 3 कार्बन है, मतलब निश्चित रूप से प्रोपेन कहेंगे इसको। प्रोपेन 1 2 3, 1 2 और 3 क्या समूह जुड़ा है, OH समूह जुड़ा है, अर्थात ये एल्कोहलिक समूह। और जब आईपीसी नाम एल्कोहल का करते हैं तो ऑल जुड़ता है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये है इसका आईयूपीएसी नाम। कभी कभी पूछ भी देता है बच्चों आईयूपीएसी नाम, परीक्षा में पूछ देता है ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, है ना। तो 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और 3 OH समूह जुड़ा है, मतलब एल्कोहलिक समूह जुड़ा है। और एल्कोहल के नामकरण के लिए हम ऑल शब्द जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ऑल। आप याद रख करिए 10वीं में मेथेनॉल करके एक है, मेथिल एल्कोहल है ना कोर्स में, बिल्कुल है, तो उसको मेथेनॉल कहते हैं, ऑल, बिल्कुल। तो ये हुआ। अब इसका निर्माण कैसे होता है देखते हैं। निर्माण बनाने की विधि, पहला वसा जो अम्ल होता है या तेल जो होता है उसके जल अपघटन के द्वारा बनाते हैं इसको। वसा या तेल के जल अपघटन के द्वारा, जल अपघटन के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब देखिए वसा या तेल, इसका सूत्र भी जानना जरूरी है हमको। तो इसका सामान्य जो सूत्र होगा CH2OOCr, CH2OOCr, फिर CHOOCr, फिर CH2OOCr। बच्चों ये जो हमने सूत्र लिखा है इसको वसा या तेल कहते हैं। क्या कहेंगे, वसा या तेल, इसका सूत्र है। आर क्या चीज होगा भाई, मैंने पूर्व में बता चुका हूं, आर का तात्पर्य है एल्किल समूह। क्या है, एल्किल समूह या एल्किल मूलक। ये है धन जल अपघटन, निश्चित रूप से पानी की उपस्थिति में क्या होगा, अभिक्रिया होगा। तो पानी के साथ क्रिया कर दें, कोई भी पानी, चलिए 3 अणु लेते हैं। H2O दिख रहा है पानी जैसा आपको, कि H2O लिखूं, आप बताओ ठीक लग रहा है, बिल्कुल हाँ ठीक है, H2O जैसा लग रहा है ना, हाँ लग रहा है। तो HOH H2O हो गया। इसके 3 अणु ले लेते हैं बच्चों। 3 अणु को हमने इस प्रकार भी ले सकते हैं, HOH HOH HOH, 3 अणु ऐसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्या बन जाएगा, CH2OH CHOH CH2OH, एक ग्लिसरॉल, और 3R COOH। नहीं, ये गलत हो रहा है, COO नहीं, COOH नहीं बनता। यहां पे क्या बनेगा, COOH बनेगा, RCOOH। देखते हैं एक मिनट, है ना। CH2OH CHOH CH2OH, माने ये 3 H निकल गया। आपके पास में कितने H बचा है अभी, 3 H और 3 O, मतलब OH 3 अणु बच गया है। क्लियर है। और देखिए ये इतने जो समूह हैं, ये है ना, RCOOH कितने, 3, तो बिल्कुल ठीक हुआ है ना। RCOOH कितने, 3 अणु, ये इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया है ना। तो इसी को तो कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल कहते हैं, अर्थात ये पहला विधि हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं, वसा या तेल के सोडियम हाइड्रोक्साइड।
वसा या तेल के सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन करके बना सकते हैं। इसको साबुन उद्योग में बनाया जाता है, इसको, है ना, वसा या तेल के, है ना, तेल के सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH के जल अपघटन। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण ये अभिक्रिया है ना, जो अभी मैंने बताने जा रहा हूं। अब बच्चों ये बताइए मुझे, तेल और वसा का सूत्र इसके पूर्व में हम लिख चुके थे, लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। CH2OOCr, यही तो लिखे थे। फिर CHOOCr, फिर CH2OOCr, ये तेल या वसा है इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब सोडियम का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। तो NaOH, NaOH, NaOH और NaOH, तीन अणु के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। और चलिए, CH2OH बना, CHOH बना और CH2OH बना। ये क्या बनेगा? जो बनेगा वही साबुन बनेगा। साबुन मतलब सोडियम के लवण प्राप्त होगा, तो RCOONA बनेगा, RCOONA। और ये तीन अणु बनता है जिसको हम साबुन कहते हैं। क्या कहेंगे? साबुन कहते हैं। और हमारा ये ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया, है ना। इसको यहां से ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, देखो ये और ये पूरा ये निकल जाता है, तो बचा क्या? CH2, सॉरी, ये यहां से ये है ना, इसको समझेंगे आप। तो CH2OH, CHOH, CH2OH। तो बाकी यहां कितना क्या क्या बना? RCOONA दिख रहा है, एक हो गया, उसी प्रकार दो, उसी प्रकार से तीन। इसको आप कंफ्यूज नहीं होना, ये है ना, इस प्रकार से। तो ये जो लाइन खींचा हूं वो एक प्रोडक्ट बना जिसको हम साबुन कहते हैं, और जो ये बना ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया। अर्थात हमने वसा अम्ल का सोडियम लवण अर्ध ठोस होता है, आधा ठोस, पूरा ठोस नहीं होता, और इस रूप में बनता है, और यही ग्लिसरॉल युक्त होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल युक्त होता है। और इसी विलयन को एक विशेष विलयन के नाम से जानते हैं, जिसको स्पेंट लाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पेंट लाई, स्पेंट लाई। आपको पूछ सकता है परीक्षा में, स्पेंट लाई क्या है? तो क्या परिभाषा हो जाएगा? क्या परिभाषा? वसा अम्ल का सोडियम लवण अर्ध ठोस के रूप में बनता है, जिसमें ग्लिसरॉल की उपस्थिति या ग्लिसरॉल युक्त होता है, यही स्पेंट लाई कहलाता है। इस प्रकार से आज हमने एथिलीन ग्लाइकॉल के रासायनिक गुण, उसका उपयोग, ग्लिसरॉल की बनाने की विधि के बारे में विस्तृत चर्चा किया। धन्यवाद।